वो नहीं जाएंगे बीजेपी में। क्या बात कर रहे हो? लेकिन शहर भर में हवा है। उनको जैसा बोला था, डिक्लेयर हुआ था 10 जून को भाजपा में गए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि चुनाव के टाइम पे ये भाजपा में रहेंगे। मेरा जहां तक मानना है, ये चुनाव के टाइम पे अजित दादा पवार के राष्ट्रवादी में होंगे। पप्पू कालानी जब टीवी में देखते होंगे ना मोदी जी की राजनीति को, पेट पकड़ के हंसते होंगे वो। तो अच्छा, वो क्या सोचते होंगे मालूम है? ये सब मैंने 40 साल पहले किया है। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। पहले एक मुलाकात शहर के वरिष्ठ पत्रकार राज असरोणकर जी। मैं आप सभी शहरवासियों को बता दूं कि राज असरोणकर ने काफ़ी नज़दीक से उल्लासनगर की राजनीति खासकर आपने देखी है। एक कहें कि एक विश्लेषण राजनीति के ऊपर काफ़ी इनका अच्छा रहता है। जितने अभी कुछ दिनों से जो एक हवा घूम रही है राज्य उल्लासनगर शहर के अंदर कि कलानी परिवार एक वापस एक क्या बोलते हैं, एक गेम प्लान कह सकते हैं आप, या एक नवा एक स्टेप बोला जाए, ऐसे पूरे शहर में हवा है कि वापस एक बार कलानी परिवार एक बार जैसे 2017 में प्रवेश किया था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वैसे एक और बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने की तैयारी है। तो जब अगर कालानी परिवार अगर भाजपा में जाता है तो उल्लासनगर की राजनीति में किस प्रकार का करवटें आएगी, आप इस विषय को कैसे देखते हैं? आप एक विशेष, आपने काफ़ी राजनीति के विश्लेषण किया है, आपका क्या सोचना है, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखो, कलानीस की पहले तो ना मुलाकात के शुरू में ही जवाब की तारीफ करनी पड़ेगी उनकी। वो हमेशा अपने आप को मीडिया के सेंटर में रखने में कामयाब रहते। हाँ। अभी आपने जो इंटरव्यू की शुरुआत की तो उनके ही सब्जेक्ट से शुरुआत की कि बहुत सारी पार्टियां यहाँ पे है, लेकिन कलानीज अगर बीजेपी में जाती है, कलानीज अगर यहाँ जाती है, कलानीज अगर वहाँ जाती है तो क्या होगा। पूरी उल्लासनगर की चर्चा पिछले कई सालों से इसी के ऊपर हो रही है। लेकिन मुझे बड़ा अचरज लगता है कि ये चर्चा क्यों हो रही है। मैं जब लॉजिकली जब इसको देखता हूँ, जो अखबारों में खबरें आ रही है, सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ कि कलानीज बीजेपी के साथ में जाएंगे तो आगे क्या होगा। जहाँ तक मेरा तर्क है, वो नहीं जाएंगे बीजेपी में। क्या बात कर रहे हो? लेकिन शहर भर में हवा है। हवा करना ये इतना तक भी तय कर दिया, वैसे कुछ मीडिया में दिखा है मैंने भी कि 10 तारीख को, जून 10 तारीख को वो भाजपा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे चर्चाएं हैं शहर के अंदर। देखिए क्या होता है कि कलानीज को जो चाहिए और जहाँ पे उनको जाना होता है, जो करना होता है, उस तरीके की चर्चा हमेशा लोगों में, मीडिया में, पब्लिक में, राजनीतिक गलियारों में बरकरार रखना, बना के रखना, ये उनकी राजनीति की हमेशा खासियत बन के आई हुई है। ये आज नहीं कर रहे हो, ये सालों से। पप्पू कालानी जी जब भी 85-86 में उनकी राजनीति की शुरुआत हुई है, हाँ। वो तब से उनका यही फंडा रहा है कि चर्चा में रहना। जब वो नगर अध्यक्ष बन गए पहली बार, जब ही शुरू एकदम। यस। और एक खासियत उनकी बताता हूँ, उनको अगर करजत जाना होता है तो उनके करजत पहुंचने तक लोग उनके कसारा जाने की चर्चा करते हैं। और ये उनकी हमेशा खासियत रही है, और इसके लिए उनको दाद देनी पड़ेगी उनके राजनीति की कि 1 बार 2 बार 10 बार नहीं, 50 बार वो इसमें सफल हुए हैं। लोगों को मालूम है कि ये हमेशा कसारा की चर्चा करते हैं और जाते हैं करजत में। अभी भी पिछले पहले भी आपने देखा होगा कि ये हम इसमें जाएंगे, उसमें जाएंगे। उनका सबसे पहला फंडा है राजनीति करने का कि जो अपने दुश्मन है, जिनके साथ में, जिनके खिलाफ में राजनीति करना है, उनको डिस्टर्ब करके रखो।
कंफ्यूज करके रखो, डिस्टर्ब करो। अभी बीजेपी देखो अपनी एक तैयारी करती है, एक पार्टी है तो उन्होंने अपनी एक तैयारी की होगी, सही है। तो एक कॉर्पोरेशन में हम कैसे जाएंगे, अपना महापौर कितने कैसे वार्ड बनेगा? होंगे, 4 का वार्ड बनेगा क्या, 3 का बनेगा, कैसा होगा, महापौर कितने लोग चाहिए, कौन कौन कैंडिडेट है, जितने वाले, सब उन्होंने तैयारी करके रखी सही होगी। है, सब पार्टियां करती है, बराबर है। अभी कलानी जब ये डिक्लेयर करते या इस हवा छोड़ते पब्लिक में कि हम भाजपा में जा रहे हैं, तो भाजपा वाले रुक जाते हैं। हाँ। अगर ये आए तो इनको कौन सी सीटें देंगे, इनको कहाँ पर एब्जॉर्ब करके एकोमोडेट करेंगे, तो फिर उनका जो गणित बना हुआ रहता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है जो तैयारी करते हैं। जैसे आपने कहा कि पप्पू कलानी का स्टाइल है कि कंफ्यूज रखना अपने दुश्मनों को। सवाल ही नहीं उठता। देखिए क्या होता है कि ये बहुत बड़ा एक युद्ध का है ना, एक तंत्र है कि आपके जो दुश्मन है ना, वो जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनको ला एंड तक कंफ्यूज्ड। गड़बड़ा कर रखो। अगर मैं आपको बताता हूँ कि कलानियों को कल अगर 10 जून को अगर ये भाजपा में जाते हैं, पकड़ के चलिए 10 जून को जैसा बोला था, डिक्लेयर हुआ था, 10 जून को भाजपा में गए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि चुनाव के टाइम पे ये भाजपा में रहेंगे। ब्रेकिंग न्यूज आप कह सकते हो इसको। सवाल ही नहीं उठता ना। ये देखो ब्रेकिंग भी नहीं है, उनकी राजनीति को जिन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है, आपने भी काफी नजदीक से और देखा है। गहराई में जाके ये समझा है। मेरी 2 बातें देखो, एक तो पत्रकारिता के माध्यम से मैंने उनके राजनीति को समझने की कोशिश की है, एक कार्यकर्ता करके मैंने उनके साथ में इतना नज़दीक गया कि उसको देखा भी है, हाँ। वो तरीकों को मैंने देखा भी है, पत्रकार करके समझा भी है। जब मैं उनके साथ में आज नहीं हूँ तो दूर से भी उनको देख रहा हूँ, नतीजे भी देख रहा हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उससे हम समझ सकते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है, ये चुनाव के टाइम पे अजित दादा पवार के राष्ट्रवादी में होंगे, कैसे ये शरद पवार के राष्ट्रवादी में भी नहीं होंगे। गणित कैसे बैठेगी? देखिए गणित क्योंकि जिस प्रकार की और जो गणित बैठ रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो उनकी भी सीटें ज़्यादा आएगी, कलानिस की, और भारतीय जनता पार्टी की स्वाभाविक बात है कि उनका भी महापौर सिंबल नीचे बनेगा। किसका बाप, ये देखो पप्पू कलानी को दूसरे पार्टी की सत्ता लाने में कोई इंटरेस्ट उनको कभी भी नहीं था और ना आगे होगा। उनकी राजनीति जो चली है वो सत्ता में हम रहे इसके ऊपर चली है। उनकी राजनीति जो डगमगा गई वो इसी बात पर डगमगा गई कि सत्ता में हम रहेंगे, और उनकी राजनीति जो खत्म हुई वो भी इसी बात पर हुई कि सत्ता में हम रहेंगे। उनका ये रहता है कि हम आपके साथ आने को रेडी है, हम सब करेंगे, महापौर हमारे घर का बनेगा, ये हम रहेंगे, ये पद हमारे पास रहेंगे। अभी उल्लासनगर की, भारत की, महाराष्ट्र की उल्लासनगर की राजनीति वैसी नहीं रही कि भारतीय जनता पार्टी इनको सुनेगी, एक बात। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में पहली बार नहीं जा रहे, 2017 में हाँ। ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। हो चुका है। तो इनके महापौर पद का जब कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी उस के टाइम साथ पप्पू में- कलानी जी शहर में नहीं थे। लेकिन ओमी कॉलोनी तो था ना, हाँ। ओमी कॉलोनी ने सब गेम खेला था। 2017 में पप्पू महापौर कलानी- बनाया भारतीय जनता पार्टी का, और बाद में फिर 2019 के पहले घेरा भी दिया। पप्पू 19 के कलानी बाद की जो राजनीति है वो शरद पवार जी के साथ में एफिलिएटेड राजनीति है, उनके साथ में लॉयल्टी वाली ज़्यादा है शरद पवार जी के साथ में। अभी जो कलानी फैमिली के राजनीति में जो बदलाव हो चुके हैं उसके ऊपर ओमी कलानी का प्रभाव है। हम बाहर 2 चित्र है कि पप्पू कलानी और ओमी कलानी मिलकर राजनीति कर रहे हैं, ये एक चित्र है। दूसरा लोग बताते हैं कि अभी पप्पू कलानी की भी खुद की उनके ग्रुप में कोई चलती नहीं है, ये दूसरा एक पिक्चर है, संभावना। ओमी कलानी की राजनीति चलती है। पप्पू कलानी ने जिस तरह की राजनीति अपने लाइफ में शुरुआती दिनों से करते आ रहे हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाने का कोई भी विचार नहीं था। पप्पू कलानी के जो वोटर्स है, पप्पू कलानी को जो मानने वाले लोग हैं, वो सारे कास्ट में, सारे लोगों में, और एक जिसको वाइड वोटर बोलते हैं वो पप्पू कलानी का वोटर है। कोई जात कास्ट की राजनीति वाली केंद्र बिंदु कभी पप्पू कलानी का रहा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जैसे धर्म की राजनीति करने वाले पार्टी के साथ में जाने का पप्पू कलानी का कभी कोई वास्ता नहीं था। अब जैसे मैं वोटरों की आपने बात की, एक मिनट आपको रुकना चाहूँगा। एक अच्छा प्रश्न मेरे मन में आया, मैं आपको पूछ लेता हूँ। अब जैसे आपने कहा कि उनके पास में जो धर्म की राजनीति नहीं करते, उनके पास में कलानी पर इस प्रकार के वोटर्स हैं। अब अगर हम पिछला चुनाव देखिए विधानसभा का, जो 3 महीना पहले ख़त्म हुआ, वहाँ पर
आमदार कुमार अलानी ने कुछ 82,000 वोट्स लिए और ओमी कलानी ने 52,000 के आसपास में वोट्स लिए। अभी भारतीय जनता पार्टी को जो वोट्स पड़े 82,000 जो सिंबल के नीचे वोट पड़े, आप उसके अंदर गणित देखेंगे तो उसके अंदर अपना शिंदे गट के वोट्स थे, आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ाल के वोट थे, आपके भारतीय जनता पार्टी के वोट्स थे, उसमें आरएसएस के वोट थे, उसमें लाडली बहना के वोट थे, उसके अंदर केंद्र की तरफ से जो स्कीम्स थी उसको नज़र में रख के लोगों ने वोट किए। बरोबर। तो ये जो मिक्सचर वोट जो आए टोटल 82,000, उसमें आप अगर काटे तो आरएसएस के वोट तो हर साल पड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी को। बरोबर। बीजेपी के जो की वोटर्स वो तो कहीं जाएंगे नहीं, आपको बहुत अच्छी से पता है। उसके बाद में हिंदुत्व की जो राजनीति है, जो हिंदुत्व वोट है, वो भी उनके पास गए। उसके साथ ही साथ में यानी जो 7-8 जो मैं आपको बता रहा हूँ वाक्य मिला के 82,000 जो वोट मिले, तो इसके अंदर कुमार लानी जी के अगर जो वोट अगर आप गिनेंगे तो कहीं ना कहीं 10 से 15,000 के बीच के अंदर वोट नजर आ रहे हैं मुझे। साथ ही साथ में अगर आप कालानी को देखोगे तो कालानी के जो 50,000 जो वोट मिले, उसके अंदर आपको दिख रहा है कि कम से कम जो उनके वोटर्स है वो पूरे कालानी परिवार को देखिए 50,000 वोट्स उनको गिरे 52,000 वोट के बीच में। तो ये जो डिफरेंस है, जैसे आप कह रहे हैं कि कालानी के पास जो वोटर्स है वो किसी धर्म परिवर्तन, किसी धर्म को देख के नहीं आते। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर आप? देखो, मैं जो बात कर रहा था ना पप्पू कालानी के राजनीति की, वो एक समय तक की बात कर रहा था। आज वोटर्स उनके साथ जब में इस तरह के विचारों की राजनीति वोटरों के बीच में होती थी, पार्टियों में भी होती आज थी, भी वोट करते हैं और लोग वोटर्स कालानी की को भी देख होती के। थी। लेकिन अभी का जो समय है, वर्तमान समय, उस वर्तमान समय में इस तरह के जो कमिटेड वोट है पार्टियों के, विचारों के, वो राजनीति भारत के राजनीति से खत्म हो चुकी है। अभी पैसों की, इसकी उसकी, प्रभाव की, इस तरह की पर्सनल होती है, पर्सनल प्रभाव होती है, मैं मानता हूँ। लेकिन जो वोट मिले हैं, समझा अभी बीजेपी को, कुमार आलोनी को वोट मिले, तो वो बीजेपी के विचारों के वोट है ऐसा कोई दावे के साथ में नहीं बोल सकता। और मैं आपको और एक जिम्मेदारी से बात बोलता हूँ कि कलानी को भी, ओमी कलानी को जो वोट मिले हैं इसमें, वो वोट भी कलानी के प्योर वोट नहीं है। लोगों को लगता होगा कि उनके वोट है। अगर उनके प्योर वोट इस शहर में होते थे तो ये लड़ाई वो इंडिपेंडेंट लड़ते थे, वो आखिरी दिन तक पार्टी का टिकट लेने के लिए रुकते नहीं थे। उनको पता है, अपनी अपनी मर्यादा भी पता है उनको, सब वो खेल में माहिर लोग हैं। ये आज का जो भारत का माहौल है वो ये माहौल है कि भाजपा की हिंदुत्ववादी राजनीति और भाजपा के ऊपर जो आरोप है कि ये संविधान को ख़त्म करने वाले हैं, तो संविधान को मानने वाले लोगों की राजनीति। तो ओमी कलानी को जो मशाल का जो चिन्ह था, उसके साथ में जो एमवीए की पार्टी तुतारी था, तुतारी वाला जो चिन्ह था, तो उनके साथ में जो एमवीए के लोग जो जुड़े हुए थे, और एक लोगों में जुनून था कि भाजपा को किसी भी तरीके से हराना है, ख़त्म करना है, तो लोग जुट गए थे एमवीए के पीछे। तो वो वोट्स भी ओमी कलानी को मिले हैं। आज भी मैं आपके माध्यम से, अगर कलानी को लगता है कि हमारी ताकत बरकरार है, हम आज भी मजबूत है, तो वो टीम ओमी कलानी के नाम पे चुनाव लड़ा के दिखाए। वो यहाँ वहाँ भाजपा में जाएंगे, वहाँ पर देखा बनाए कि नहीं, फिर वो शरद पवार के पैर पड़ेंगे, फिर वहाँ पे जाके फिर वो राजनीति मजबूरी में करेंगे। उन्होंने नहीं लिया तो अजित पवार के पास जाएंगे, उन्होंने नहीं लिया तो एकनाथ शिंदे के पास जाएंगे, और आखिरी में दरवाजे आज तीनों खुले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खुला हुआ है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गट का दरवाजा खुला हुआ है, शिंदे गट का दरवाजा खुला हुआ है। वेलकम करें पप्पू कलानी को कि आप आइए। अभी डिसाइड उनको करना है। यह है पप्पू कलानी ताकत। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, अगर हम लोग शिंदे शिवसेना की बात करें तो उनको पप्पू कलानी आए तो उनकी ताकत बनेगी, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को, जहाँ तक मेरा तर्क है, पप्पू कलानी की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको वो अपने बलबूते पे भी सत्ता ला सकते हैं। आज के तारीख में ये माहौल है। यही बात किसकी, अभी बचा हुआ जो पार्टी है सत्ता के साथ में, कलानी का जो हमेशा पूरा जोर रहता है वो सत्ता के साथ में रहने का रहता है। आपने देखा होगा कि 2017 में वो बीजेपी में गए थे, और 2019 में जैसे एमयूए की सत्ता आई तो उन्होंने फिर से शरद पवार के दरवाजे खटखटाने चालू किए, बरोबर। फिर अभी वो चुनाव में, विधानसभा में, वो शरद पवार के पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे शुरू से,
वो ट्राई कर रहे थे कि बीजेपी का टिकट मिली, और बीजेपी का टिकट उनको लास्ट तक नहीं मिला। तब उनको चुनाव लड़ना था, तो उनको मालूम है अकेले हम लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने मजबूरी में एमवे के रेडीमेड हमको वोट मिलने वाले हैं, तो वो वोट लेकर उन्होंने कोशिश की। बराबर, अभी उनको मालूम है कि एमवे जो है वो पॉलिटिकली महाराष्ट्र में कमज़ोर हो चुकी है। तो अभी पप्पू कालानी की जो हमेशा कालानी की मौका परस्त राजनीति रही है, उसमें वो एमवे के किसी भी घटक पक्ष के साथ में नहीं जाएंगे, ये तय है पहला उनका। चलो एक प्रश्न, 3 पार्टियां जो सत्ता की बची हुई है, उसमें उनका जो विकल्प है, जो अपने मर्जी से अपने मनमानी से वो चला सकते हैं, वो एक ही विकल्प है, वो है अजित दादा पवार के राष्ट्रवादी। और आपको मैं बताता हूँ, ये भले बीजेपी के साथ में इतनी चर्चा करे, लेकिन अजित पवार के साथ में भी उनकी बातें चल रही है। और ज़्यादातर मेरा जो तर्क है कि यह आपको चुनाव के टाइम पे अजित पवार जी के राष्ट्रवादी में दिखेंगे। देखिए अब जैसे आपने कहा कि उनके अपने ओरिजिनल वोट नहीं है, एमवीए के वोट थे, मिक्स वोट थे, अपने दम पर अगर कालानी खड़े होकर दिखाएं टीम ओमी कालानी के सिंबल पर, तो उनको पता चलेगा कि हमारी ताकत कितनी है। फर्ज करो भाई नहीं, ये नहीं बोलूंगा, देखो हम कितनी लोग है? बोलेगा उनकी ताकत ही नहीं है, कितनी है, तो वो वास्तविकता नहीं होगी। अगले लेकिन वैसे वो अगर- अपने बलबूते पे आज भी उल्लासनगर मनपा में अपने बलबूते पे 8-10 नगर सेवक तो वो आराम से ला सकते। आराम से लेके आ सकते हैं। फर्ज करो कि एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें आमदार कुमार अलानी अपक्ष या से ओमी कलानी अपक्ष, दो लोग सामने खड़े होते हैं, तो क्या लगता है आपको जीत किसकी निश्चित? आपको नजरिया आकलन है खाली एक, नहीं, अपक्ष देखिए, दोनों खड़े नहीं होंगे। अगर अपक्ष खड़े होते वहाँ पे क्या चलता है ना, एक तो आज के तारीख में सबसे ज़्यादा राजनीति पैसों की बहुत बड़े लेवल पर चल रही है। पैसा कौन खर्चा कर रहा है, इसके ऊपर भी बातें होती है। अगर ये अपक्ष वाली राजनीति होगी, तो ये जो मैंने कहा कि बीजेपी के जो विरोधी वोट कि वो संविधान को ख़त्म होने वाले, वो मुद्दा फिर वहाँ पे लागू नहीं होगा। हाँ, तो वोटर कहाँ पे जाएंगे, कौन से दिशा में, वो हम आज के तारीख में बोल नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक मेरा तर्क है, जो मुझे जानकारी है पब्लिक के अंदर, कि कुमार आइलानी की, उसने जो इतने सालों में कुमार आइलानी जी ने जो छवि बना के रखी हुई है, एक तो उनका क्रिमिनल कोई उनके ऊपर लोग उंगली उठाते नहीं है। वो ज़्यादातर उनके साथ में कोई क्रिमिनल दबंग लोग वगैरह ये टाइप के रहते नहीं है। मैंने उनका एक तरीका देखा है कि आमदार बनने के बाद में भी वो बहुत पोलाइटली जमीन से जुड़े हुए रहते हैं, और छोटे से छोटे आदमी के साथ में भी वो रोड के ऊपर खड़ा रह के बात कर सकते हैं। एकदम आमदार दिखता ही नहीं है उनकी, नहीं। ये उनकी खासियत है। आमदार का स्वभाव नहीं है आमदार कुमार अलानी वो में। उन्होंने एक वो मानना एक पड़ेगा। आम नागरिक जैसे होते हैं, जैसे एक जनरल आदमी मैं आज किसी के से मिलना तारीख रोड में पे, बीजेपी के वो एक राजनीति अच्छी का- प्लस पॉइंट है उनमें। बीजेपी के राजनीति का मैं विरोधी आदमी हूँ, लेकिन ये बात पर्सनल लेवल पर माननी पड़ेगी कि कुमार आइलानी की आज के तारीख में एक टाइम था जब भी हमको भी लगता था कि ये आमदार होने के काबिलियत का है क्या, लेकिन आज कुमार आइलानी ने बहुत अच्छी पकड़ अपनी पब्लिक में, योगा हो, ये हो, Senior citizen हो। स्ट्रीट हैप्पीनेस हो, सीनियर, बहुत अच्छा, बड़े शांति से बैठकर वो अपना काम कर रहे हैं, और वेरी मच पॉपुलर पर्सन आज वो लोगों में अपनी छवि उन्होंने एक बना के रखी हुई है। मुझे नहीं लगता कि आज के तारीख में लोग उनको छोड़ के, भाई शांति है उल्लासनगर में, काम भी चल रहे हैं, डेवलपमेंट वगैरह जो अपनी लेवल पर चल रही है, देखिए तो उनको बदलने का कोई लोग विचार करेंगे ऐसा मेरे को लगता नहीं। हाँ, अब देखिए राज्य अभी जैसे अभी आपने जब विधानसभा का चुनाव चालू था, तभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी काफ़ी लोगों ने, नेताओं ने अपना पक्ष रखा, कालानी के खिलाफत बोली, पता नहीं क्या क्या, टाड़ा आरोपी, ये वो सब कुछ। वैसे कालानी गढ़ की तरफ से भी कमलेश निकम हो, मनोज लासी हो, इन लोगों ने भी सीधा सीधा अटैक किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, और जो एक दूसरे पे काफ़ी कटाक्ष चली जो राजनीति में होता है। अभी 3 महीना भी नहीं गुजरा है, मतलब 90 दिन में मुझे लगता है गुजरे नहीं है, वो घाव दोनों के दिल में है। कुछ नहीं होता तो राजनीति में। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में क्या मैसेज जाएगा कि पहले 3 महीने पहले एक दूसरे के खिलाफ बात करते थे, एक दूसरे पे आरोप लगाते थे, किसी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, किसी ने हत्या का आरोप लगाया, किसी ने कहा ये क्रिमिनल है, किसी ने कहा कि भ्रष्टाचारी है, कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे टेंडर घोटाले हुए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कुछ लोगों ने बोला कि ये क्रिमिनल्स है कालानीस। तो कहीं ना ये सब देखते देखते ये 3 महीने के बाद भी अब तक लोगों की याददाश्त से निकली नहीं है बातें। ये जब लोगों के बीच में जाएंगे साथ में होके, हम प्रचार पे आए हैं, आपसे वोट मांगने आए हैं, पब्लिक के बीच में किस प्रकार की भावना पैदा हो सकती है, क्या कहेंगे इस विषय पर? मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ों का आज के वर्तमान स्थिति में वोटर्स के ऊपर कोई प्रभाव होता है। भारतीय जनता पार्टी ने, मतलब जब से मोदी टेन्योर आया है 2014 से,
तब से भारत के राजनीति से एथिक्स, विचार, ये सब खत्म हो चुका है, अच्छा, खत्म हो चुका है। इसके ऊपर कोई वोटिंग बीटिंग वगैरह राजनीति होती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन लोगों को भ्रष्ट बोला है, क्रिमिनल बोला है, वो सारे भारतीय जनता पार्टी में आज उनके साथ में है, बड़े बड़े पदों पे है, मिनिस्टर बन चुके हैं, सेंटर में मिनिस्टर बने, यहाँ भी मिनिस्टर बने। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको अचरज लगेगा। पप्पू कालानी जब टीवी में देखते होंगे ना मोदी जी की राजनीति को, देखते होंगे ऐसे बैठ के कभी हाँ। आराम से, पेट पकड़ के हंसते होंगे वो। तो अच्छा, वो क्या सोचते होंगे मालूम है, ये सब मैंने 40 साल पहले किया है, ये अभी कर रहा है। ये पॉपुलैरिटी वाली राजनीति, तोड़फोड़ की राजनीति आप कह रहे हैं। तोड़फोड़ की, विरोधी पक्ष को पूरा खत्म कर देना, हाँ, और विरोधी पक्ष में भी अपनी मर्जी के लोग रखना, वो साइड में भी। पप्पू कालानी विरोधी पक्ष के लोगों को ऐसा बोलते थे, अभी उनसे कंफर्म करना पड़ेगा, मेरी तो सुनी हुई बातें है। हो सका तो वो लेंगे बोलते हैं, मुलाकात। तुमको भाजपा को तुमको 6 सीटें दूंगा, कौन कौन लोग है वो तय करो, तुम्हारे पार्टी को इतने सीट दूंगा, और अपने कमजोर लोग खड़ा करके अपने लोग उधर से भी चुन के लाते थे। ये था, ये था, किसने भी था, मैंने सुना, आपको भी पता है। तो सत्ता में बने रहना, लोगों को तरह तरह के आश्वासन देते रखना रहना, विकास की बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं करना, हर टाइम पे पिछला वाला जुमला आश्वासन अगर जुमला साबित हुआ तो एक नया आश्वासन देना लोगों को मूर्ख बनाने का। तो ये पप्पू कालानी और मोदी जी के बीच में सिमिलैरिटीज है बहुत सारी। पप्पू कालानी को मैं उल्लासनगर का नरेंद्र मोदी बोलूँगा, और नरेंद्र मोदी को मैं नेशनल लेवल का पप्पू कालानी बोलूँगा। बीजेपी वालों को ये बातें सुनने को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये दोनों की जो राजनीति करने की जो पद्धति है कि वो सेम है दोनों। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ में बताता हूँ, ये मेरा बोल्ड स्टेटमेंट है लेकिन वास्तविकता है। पप्पू कालानी की राजनीति की वजह से जो उल्लासनगर की आज की जो वर्तमान हालत है ना, ये भारत की होगी आगे चल के। ओहो, ये भारत की होगी, ये भारत की होगी। आप देखना, जो लोग आज जा रहे हैं ना पीछे लोग, ये पप्पू कालानी भी मसीहा थे ना, सिंधी कम्युनिटी के मसीहा थे, और पूरी उम्मीद है पप्पू कालानी के ऊपर लोगों की लगी हुई थी, बराबर। और लोगों को सारी सिंधी कम्युनिटी में, बाकी की कम्युनिटी को भी लगता था कि कुछ करेगा उल्लासनगर का, था पप्पू कालानी यही करेगा। नगराध्यक्ष थे, हाँ, उनके पास महापौर पद था, यस, आमदार पद था, हाँ, कमेटियाँ थी, स्टैंडिंग कमेटियाँ थी। हाँ, 85 से लेके लगभग 2009 तक एक लंबा समय उनको मिला, लंबा समय। बराबर। आज पप्पू कालानी को अगर वो विकास की बातें करेंगे या शहर की, लोग सीरियसली नहीं लेंगे उनको, क्योंकि उनको मौका मिल चुका है, और एक लंबा पीरियड मौका उनको मिल चुका है। नहीं हुआ जो हम लोग 2014 के बाद में भारत की राजनीति में देख रहे हैं ना, लोगों की बहुत उम्मीदें थी मोदी जी से, लेकिन कॉमन पीपल जो है ना, उसको कुछ नहीं मिला है। अभी जो उल्लासनगर की हो या भारत की हो या किधर की भी राजनीति हो, वो राजनेता है ना, उन्होंने इसको जो पॉलिटिक्स को एक व्यापार बना के रखा है। तो व्यापार की कंपटीशन कैसे रहती है, शेयर ऊपर नीचे होते रहते हैं ना स्टॉक में, तो ये उनके आपस की राजनीति, आपस की लड़ाई है। लोग दूर से ये तमाशा देख रहे हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि चुनावों से, राजनीति से हमारा कोई वास्ता नहीं होता है। लोग बहुत बड़ी गलती इस मामले में कर रहे हैं। लोगों को ये बात समझ में नहीं आता है कि हमारा नेता कौन है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन है, उसके ऊपर हमारे बच्चों का, हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ रहता है। सही है, बरोबर। आज के तारीख में मुझे आप एक बात बताओ, उल्लासनगर में क्राइम है, बिल्कुल है, कोई क्राइम के ऊपर बात करता है नहीं। उल्लासनगर में पूरी सड़कें वड़कें सारी खुदी हुई है, सब पूरी कोई खुदी बात करता है। सीवरेज सिस्टम के अंदर पूरा भ्रष्टाचार है, जो बातें वहाँ पे एग्रीमेंट में, वहाँ पे जमीन में नहीं हो रही है, कोई प्लानिंग नहीं है। कल परसों बनाए हुए सीमेंट के रास्ते खोद रहे हैं, कॉरपोरेशन में जोरों से करप्शन चालू है, 30 रुपये का काम है वो 100 रुपये में हो रहा है। तो ये सारी बातें, MMRDA ने पहली बार उल्लासनगर में 7 रोड बनाई। MMRDA प्लानिंग अथॉरिटी है, महाराष्ट्र की एक बड़ी प्लानिंग अथॉरिटी है। 7 रोड में से एक भी रोड DP रोड से नहीं बन रहा है। बड़ी दिव्यांग विभाग में करप्शन है। और वो दिव्यांग की मालूम है आपको, स्टिक रहती है ना अंधे की, दिव्यांग की जो स्टिक रहती है चलने के लिए, 1000 रुपये की स्टिक उन्होंने 13,000 रुपये में खरीदी है। आपने कभी देखा किसी पॉलिटिकल लीडर को बोलते हुए? कोई नहीं है। टाउन हॉल का रेंट जो है वो 5,000 से 25,000 हुआ, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बोला। सिंधु भवन जो बनाया गया है, उसका नाम सिंधु भवन है, उधर सिंधी संस्कृति का क्या है मुझे बताइए, कोई बोलता है उसके ऊपर? कोई नहीं। सिंधु भवन नाम के एक हॉल के अंदर प्रीमाइसेस में वो बाजू की प्रभाग समिति है कि हाथ गाड़ियाँ, ये वो पोस्टर वगैरह जो लाते हैं ना उठा के, वो उधर डालते हैं।
अरे शहर की कल्चरल आपकी चीज है, वो कल्चरल वास्तु है, इमारत है, हाँ, उसके प्रीमाइसेस में वो कचरा डालती है। किसी सिंधी को लगता नहीं लीडर को कि भाई ये गलत है करके, नाम सिंधु भवन रखा है, उसकी इज्जत तो रखो। तो हम लोग पॉलिटिक्स जो है ना वो कॉमन पीपल के इशू से भटक चुकी है, दूर हो चुकी है। इनका आपस का झगड़ा है, पैसे की राजनीति है, ये इन्वेस्ट करते हैं और चुन के आने के बाद में उसको वसूल करना है। इतनी तक अभी राजनीति हमारी हो गई है। रही बात उल्लासनगर की नहीं, पूरे देश की राजनीति ऐसी है। और रही बात क्रिमिनल करप्शन वगैरह, तो अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी से परहेज नहीं है। अगर कल पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम अगर भारत में आ जाएगा और वो किसी पार्टी को अगर बोलेगा ना कि मुझे साथ में ले लो, ये कॉरपोरेशन में निकाल के देता हूँ, या ये मेरी जिम्मेदारी, ये लोग ले लेंगे उसको पार्टी में और लीडर बनाएंगे। कोई शर्म नाम की चीज़ भारतीय पॉलिटिक्स में रही नहीं है, तो फिर उल्लासनगर भारत का हिस्सा है, बिल्कुल। तो कहाँ से आएगा ये सब बातें? तो एथिक्स वगैरह खत्म हो चुके हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। मुझे जाते जाते एक बात लोगों को क्या बतानी है कि महापालिका का चुनाव है ना, वह हमारे लोकल एम्यूनिटीज, हमारे प्रॉब्लम्स, उससे जुड़ा हुआ चुनाव है। चुनाव हमारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है। और एक बात मैं 100 बार कह चुका हूँ, इसके पहले लिखा है बहुत बार कि समस्या कभी समस्या का निवारण नहीं होता है। तो उल्लासनगर के आज के जो पॉलिटिकल लीडर्स, वो जो भी हो, मैं अभी किसी एक का नाम नहीं लूंगा, वो इस शहर की समस्या है। शहर के नेता शहर की समस्या है। शहर की जो प्रस्तापित नेता जो भी है, जो हमारे एक नेता बोले तो जो लोग सामने आ रहे हैं ना, वो इस शहर की समस्या है। अभी लोगों ने मनपा चुनाव में आगे सोचना चाहिए कि इनकी जो राजनीति है, अखबार में आ रहा है ये भाजपा में जाएंगे, ये वहाँ जाएंगे, हो सकता है ये उनका विरोध है, ये सब बकवास है, लोगों को उलझा के रखते हैं। लोग मेन जो इश्यू हमारे चुनाव में होने चाहिए लोकल बॉडीज में, वो उल्लासनगर की प्रॉब्लम्स ये होने। 2025 में हम कहाँ पर है? 2025 में कल्याण डोंबिवली कहाँ पे है? 2025 में अंबरनाथ बदलापुर हमसे छोटे शहर है, बहुत आगे निकल गए, हमसे छोटे शहर है। ये भारत के जैसा हो गया कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में उनके खिलाफ में बहुत उल्टा सुल्टा बोलते हैं। वो हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे आगे है, हम उनके पीछे है। तो वही उल्लासनगर का हो चुका है कि बहुत हमने मसीहा, ये वो हिंदुत्व की राजनीति और बहुत सारा उल्टे सुलटे बातें हम करते हैं, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में उल्लासनगर 0 है। कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं, ये बात हकीकत है। यहाँ पे कोई खुश नहीं है। रही बात ऑटो की, जो हमने विधानसभा की बात की, तो एक बात आपको और मुझे भी मालूम है, अंबरनाथ में बालाजी केनेकर को 1 लाख वोट मिले, जो उनके ही करियर का हाईएस्ट था और जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। उनका लास्ट का पीक 60,000 था। कुमार आयरनी को जो वोट मिले हैं वो उनका जो पीक था उससे कहीं ज़्यादा है। बीजेपी के, शिंदे शिवसेना के, अजित दादा के लोगों को महाराष्ट्र में जो वोट मिले हैं वो अवास्तविक वोट है। तो उनके आंकड़ों को देखकर हम एनालिस करें क्या, ये बहुत बड़ा सवाल इसमें है। इसके लिए हम किसी के भी एक की ताकत, ये जो वोटों के आंकड़े हैं उसके ऊपर हम नहीं तय कर सकते। एक तो पहली बात। दूसरी बात कि कौन कौन से पार्टी में जा रहा है और कौन किसके साथ जुड़ रहा है, इससे कॉमन पीपल ने वो अभी चीज़ें ना सब छोड़नी चाहिए। जो गली का जो नगर सेवक है ना, वो उसको बोलते हैं कानून की भाषा में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता जो होती है वो गली तक आपके आ जाती है। तो वो सत्ता अगर कॉमन पीपल ने अपने हाथ में अगर रखनी है, तो उन्होंने अपने में से, कॉमन पीपल में से कोई ना कोई छोटा कार्यकर्ता हो, उसको नगर सेवक बनाना चाहिए। उल्लासनगर को टोटल रिप्लेसमेंट की जरूरत है। टोटल रिप्लेसमेंट, एक नए चेहरे की जरूरत है। टोटल रिप्लेसमेंट। बहुत अच्छा लगा राजी से बात करते हुए, और अब देखते हैं आने वाले दौर के अंदर कि राजनीति कैसे करवट बदलती है। और जाते देखा इतना ही शहरवासियों ने कहूँगा कि इस बार आपको अपनी किस्मत बदलने का एक सुनहरा मौका मिल रहा है। एक और बार जल्दी कारपोरेशन के चुनाव लगेंगे महानगर पालिका के, तो आपको तय करना है, क्योंकि ये लोकल बॉडी इलेक्शंस है जो आपके घर से जुड़ी हुई है। आपके घर के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आपके पानी हुआ, कचरा हुआ, इन सब से जुड़ी हुई है। तो आप ऐसा एक नगर सेवक चुनिए, आप ऐसे लोगों को वोट कीजिए जो आगे चल के विकास करें, शहर का, आपके वार्ड का विकास करें, क्योंकि वो जो तकलीफ होगी आपको, आपके घर तक होगी,
खाली उस पर ध्यान रखिए। वोट करने से पहले खाली अपनी तकलीफों को जाने। जो आपको वोट मांगने आते हैं खाली उनसे पूछिए कि आपने किया क्या पिछले 5 सालों में, 2017 से 2022 तक आपने किया क्या। उनसे एक रिपोर्ट कार्ड मांगिए, फिर जिसको आपको लगे कि इन्होंने हमारा काम अच्छा कर सकते हैं उनको वोट कीजिए। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।